गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर होता है जहां रामदीन अपने परिवार के साथ रहता है। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री, दो बच्चे गुड़िया सोनू और एक बूढ़ी माँ रहती हैं। घर के हालात काफी खराब थे। रामदीन मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमाता और बस इतना ही हो पाता कि रात की रोटी सब्जी बन जाए। सुनिए, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ पैसे हैं तो दे दीजिए, मैं दवाई ले आती हूँ। पैसे तो नहीं हैं, पर कोई बात नहीं। आज शाम को अगर कुछ मिलता है तो मैं ले आऊँगा। ठीक है जी। शाम के समय रामदीन घर आता है। उसके हाथ में बस रात का खाना होता है। ये देखकर सबके चेहरे मायूसी से भर जाते हैं। आज भी बस खाने भर का ही इंतजाम हो पाया। हाँ, अकेला शरीर चाह कर भी ज़्यादा मजदूरी नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं अपनी हिम्मत से ज़्यादा ही मेहनत करता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमें आप पर पूरा विश्वास भी है। छठ की तैयारी शुरू हो गई है गांव में, पर इस साल हम क्या करेंगे? घर में फल नहीं, मिठाई नहीं, दिए भी टूटी हुई हैं। सबके घरों में नए कपड़े, सामान सब कुछ आने लगा है। सावित्री, मैं दिन भर मजदूरी करके बस खाने के लिए ही पैसे कमा पाता हूँ। अब छठ पूजा के लिए क्या हो पाएगा? इस साल मेरा बहुत मन है छठ पूजा करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल हम पूजा कर सकते हैं। छठ का त्योहार बहुत बड़ा होता है, हमारे बस की बात नहीं है। बेटा, हम गरीब हैं, पर विश्वास के लिए पैसा नहीं चाहिए। केवल श्रद्धा और मन की शुद्धता चाहिए। तुम मन से पूजा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। श्रद्धा और विश्वास भी हमें माँ के करीब करता है। ठीक है फिर, जब तुम इतने मन से कह रही हो कि तुम्हें भी व्रत रखना है, तो मैं भी कहीं देखता हूँ कि पैसों का इंतजाम हो जाए। उधार मिल जाएंगे तो कम से कम माँ को चढ़ाने के लिए कुछ तो होगा। हाँ, ये भी सही रहेगा। सावित्री व्रत करने की ठान लेती है। रामदीन अगली सुबह गांव के बनिए के पास जाता है और कहता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। वो दरअसल मेरी पत्नी छठी मैया का व्रत उठा रही है। अगर आप पैसों की मदद कर देते तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाता। मैं आपके पैसे धीरे धीरे दे दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। अरे रामदीन, तुम खुद खाने भर का कमा नहीं पाते और छठ पूजा करोगे? मैया तुमसे खुश होंगी। सेठ जी, हम तो बस अपनी हैसियत के हिसाब से कर रहे हैं। हम मन से करेंगे, क्या पता मैया खुश हो जाएं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे मत कहिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। मैं सच में आपके पैसे दे दूंगा, आप भरोसा रखिए। नहीं नहीं, तुम बस हमारी बराबरी करोगे। एक काम करना, तुम छठ पूजा के दिन घाट आना और वहाँ देखना कि असली छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। तुम गरीब की पूजा से मैया खुश नहीं होने वाली हैं। रामदीन को बनिए की एक बात सुनकर बुरा लगता है। वो घर आता है और सारी बातें बताता है। रामदीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजी, आप क्यों रो रहे हैं? हमें किसी की परवाह नहीं है। हम अपनी साधना और श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे ना। माता रानी हमारी श्रद्धा देखेंगी, ना कि हमारा चढ़ावा। माँ, हमें बहुत खुशी है कि इस साल हम भी छठ पूजा करने वाले हैं। पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब साथ हैं और मिलकर पूजा करेंगे। हाँ, हम भी मैया को खुश करेंगे। बेटा, ध्यान रखो, जो काम दिल से होता है वही सबसे प्यारा होता है। बच्चों, हमें अपनी साधना से पूजा करनी होगी। माँ, हम अपने खेत से कुछ पत्ते तोड़ लाएंगे और नदी से मिट्टी लाकर दिए बनाएंगे। मैया हमारा दिल देखती है, ना कि हमारी टोकरी का सामान। हाँ माँ, हम भी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, रात भर मेहनत करेंगे, अपने छोटे छोटे प्रयास से पूजा पूरी करेंगे। सभी घर में मिट्टी के दिए बनाने लगते हैं। अच्छा हुआ मैंने ये थोड़े साफ चावल और गुड़ बचा लिया था। माँ के लिए खीर पूड़ी बना दूंगी। सावित्री चावल और गुड़ से खीर बनाने लगती है। बूढ़ी माँ पुराने कपड़े से चादर साफ कर देती है। अरे सावित्री, देखो तो, ये चादर ठीक है ना? वही बिछाकर बैठ जाएंगे। और ये कतरन मिला है भोग ढकने के लिए। माँ जी, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारी कोशिश हो रही है। माँ ज़रूर हमारी कोशिश देखेंगी। रात के समय सब मिलकर तैयारी कर रहे होते हैं। बेटी, ये दिया ठीक से बनाना,
पानी सूखने के बाद इसे जलाएंगे। पापा देखो, मेरा दिया सबसे सुंदर बना है। हमारे पास जितना साधन है उतनी श्रद्धा है, मैया इसे जरूर देख लेंगी। माँ, हम सभी के दिए एक साथ जलेंगे, सबकी भक्ति चमकेगी। हाँ बेटा, ये मेहनत और श्रद्धा ही असली पूजा है। देखो बच्चों, खीर और पूड़ी तैयार है। ये छोटा सा भोग हमारी भक्ति का प्रतीक है। माँ, हमें खुशी है कि हम इसे अपने मन से अर्पित करेंगे। चलो फिर सुबह खड़े होकर सूर्य को अर्घ भी देना है। याद रखो बेटा, विश्वास ही सबसे बड़ा वरदान है। पूरा परिवार रात भर मेहनत करता है और अगली सुबह जल्दी से नहा धोकर घाट पर पहुंच जाता है। वहां बाकी के गांव वाले भी मौजूद थे। सबके कपड़े महंगे महंगे, टोकरियां नई और फलों से भरी हुई, लेकिन रामदीन की टोकरी पुरानी और उसमें बस खीर पूरी ही होती है। माँ, दादी, यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक आए हैं। देखो, सबकी टोकरियाँ नई है, उसमें कितने सारे फल भी हैं। हमारा तो सब मजाक बनाने वाले हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास जो है जितना है हम उसमें ही मैया की पूजा करेंगे, और लोगों का तो काम ही होता है मजाक बनाने का। पूरा परिवार घाट की तरफ बढ़ता है और एक जगह रुकता है। ये भी कोई पूजा है? टोकरी तो टूटी फूटी है और फल तो है ही नहीं। अरे क्यों ही कर रहे हो पूजा, या इसी घाट में डूबकर मरने आते हो? अरे जब इनकी हैसियत ही नहीं है छठी मैया को खुश करने की, तो ये व्रत रखने का भी दिखावा क्यों करना है? हमारी पूजा मन से है और हमें बहुत खुशी है कि छठी मैया का आशीर्वाद है आप सबके ऊपर। देखो बच्चों, इसे ध्यान से अर्पित करो। जय छठ मैया। सावित्री घाट में उतरती है और अर्घ्य देते हुए विनती करती है, मैया बस मेरे बच्चों को भूखा न सोने देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अपने आप को इतना हारा हुआ महसूस करके रामदीन की आंखें भर आती हैं। मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं कोई भी खुशी नहीं दे पा रहा अपने परिवार को छठी मैया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं रोटी में भी खुश हूँ और भूखे पेट भी। आप बस मेरे परिवार को हर दुख से दूर रखना। देखो बेटा, भक्ति में धन नहीं, श्रद्धा की शक्ति होती है, और विश्वास रखो मैया पर। मैया, हमारे पास कुछ नहीं है, बस मन शुद्ध है। मैया, सब कुछ आपके सामने। सब पूजा कर रहे होते हैं, तभी गांव में आए एक शहरी व्यापारी की नज़र रामदीन और उसके परिवार पर जाती है। गांव में हर कोई अपनी क्षमता से बढ़कर कर रहा है, लेकिन हर किसी के पास बस दिखावा ही है। और यहाँ ये परिवार जिनके पास कुछ नहीं है, पर सब बस माँ को दिल से याद कर रहे हैं। असली भक्ति और श्रद्धा का यही अर्थ तो होता है। वो व्यापारी पूजा खत्म होने के बाद रामदीन के पास जाता है। ये परिवार, इतनी सच्ची भक्ति, मैं तुम्हारी श्रद्धा देखकर हैरान हूँ। तुम जैसा ईमानदार मजदूर मुझे अपने गोडाउन के लिए चाहिए। मैं यहाँ गांव में कम रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए गांव में रहकर उस गोडाउन को संभालो। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। अब मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैं तुम्हें अपने गोदाम में काम देना चाहता हूँ। अब तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सच में? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं एक व्यापारी हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर शहर में ही रहता हूँ और वहीं से काम करता हूँ, पर गांव के गोदाम के लिए मुझे तुम्हारे जैसे ही आदमी की तलाश थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें अच्छी पगार मिलेगी। आपको पता नहीं है, पर आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैया ने सच में कृपा कर दी, हमारे दुखों को हर लिया। सब लोग घर जाते हैं। रात के समय सब प्रसाद खाते हैं। देखा बेटा, हमारी मेहनत और श्रद्धा रंग लाई। छठी मैया की पूजा हमने दिल से की थी, और देखो मैया ने हमें अपना आशीर्वाद भी दे दिया। बच्चों, खीर खाओ, ये मैया का आशीर्वाद है। माँ, सच में छठी मैया अपने भक्तों को कभी उदास नहीं रहने देती। हाँ, जय हो छठी मैया की। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। गांव वाले अब भी घाट पर ही थे। सब एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा हो रहे होते हैं।
सच्ची भक्ति में धन और बड़ा सम्मान नहीं चाहिए, बस सच्चा विश्वास और शुद्ध मन चाहिए। हम सब ने रामदीन का और उसके परिवार का मजाक बनाया था। लेकिन मजाक तो हम बनकर रह गए। मैया ने सच्ची भक्ति को ही अपना आशीर्वाद दिया है। रामदीन और उसका परिवार माता के आगे हाथ जोड़ता है। मैया, आपने हमारी परिवार की मुसीबत हर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठ छठी मैया। इसी के साथ अंत में रामदीन के परिवार को छठी मैया का सहारा मिल जाता है और गांव वालों को सबक मिलता है। रामदीन खूब मेहनत करता है और 2 साल में मालिक उसको गोदाम का मैनेजर बना देता है। माता की कृपा से वो अच्छा घर बनाता है और उसके बच्चे भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। यह है रानी बाग कॉलोनी, जहां हर घर में कंपटीशन चलता रहता है। कौन ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, कौन ज्यादा फैशन में है, और सबसे बड़ी बात, कौन सी सास अपनी बहू से ज्यादा काम करवाती है। आज मिलिए कमला देवी से, जिन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में अपनी बहू की जिंदगी मुश्किल बना दी। कमला जी, आजकल की बहुएं तो बस 2 टाइम खाना बनाकर क्वीन बनती फिरती हैं। बिल्कुल, मेरी बहू तो ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर नहीं बनाती, बस चाय बिस्किट दे देती है। अरे आप लोगों को पता रहे, मेरी नेहा तो 4 टाइम अलग अलग खाना बनाती है। 4 टाइम? मतलब कैसे? जी हाँ, मॉर्निंग में स्पेशल ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर, सब अलग अलग डिशेस। वाह कमला जी, आपकी बहू तो बहुत गुणी है। हमारी बहुओं से तो 2 टाइम का भी मुश्किल से होता है। कमला देवी मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है, जहाँ नेहा किचन में काम कर रही है। नेहा, आज से तू 4 टाइम खाना बनाएगी। 4 टाइम माँ जी? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? घर में सिर्फ 2 टाइम खाना बनता है तो लोग क्या कहेंगे? शर्मा जी और वर्मा जी के सामने मैंने बोल दिया है। माँ जी, मुझसे इतना सब नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, मैंने कहा है तो होगा, मेरी इज्जत का सवाल है। अगले दिन सुबह 6 बजे नेहा किचन में पराठे बना रही है। नेहा, ये क्या बना रही है? माँ जी, आलू के पराठे। अरे नहीं, मॉर्निंग में कुछ स्पेशल बना, सैंडविच या फिर उपमा, कुछ फैंसी सा। माँ जी, पराठे तो अच्छे हैं। अच्छे बच्चे की बात नहीं है, पड़ोसी क्या कहेंगे कि कमला जी के घर मॉर्निंग में भी वही घर का खाना। ये माँ जी तो मेरा कचूमर निकाल के ही मानेंगी। नेहा, लंच में पुलाव बना, प्लेन दाल चावल नहीं। माँ जी, मैंने दाल चावल बनाया है। फिर से वही बात, मैंने जो कह दिया अब वही बनेगा, समझी? जी माँ जी। नेहा, इवनिंग में समोसा बनाना, टी के साथ कुछ तो चाहिए। माँ जी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। टायर्ड शायद कुछ नहीं, तुम्हारी उम्र में मैं दुनिया भर का खाना बना लेती थी। हाँ, वो तो दिखता है। ये बुढ़िया तो दिखावे में मेरी बलि चढ़वाएगी। दिन शर्मा आंटी और वर्मा आंटी कमला देवी के घर आती हैं। कमला जी, क्या खुशबू आ रही है? अरे कुछ नहीं, नेहा ने आज मॉर्निंग में चीज सैंडविच बनाए थे, लंच में बिरयानी, अभी इवनिंग स्नैक्स के लिए पकौड़े बना रही है। वाह, कितनी मेहनत करती है आपकी बहू। हाँ, बहुत अच्छी है, हमेशा 4 टाइम अलग अलग खाना बनाती रहती है। नेहा चाय लेकर आती है, उसकी आंखें लाल हैं। आंटी जी, चाय ले लीजिए। अरे कमला, तुम बहुत लकी हो, ऐसी टैलेंटेड बहू मिली है। और बेटा, तुम भी बहुत गुणी हो। जी आंटी जी। कमला जी, आपकी बहू बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन कितनी काम करने वाली है। हाँ, मैंने इसे अच्छी तरह ट्रेन किया है। रात को विकास ऑफिस से घर आता है। नेहा, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ, डिनर तैयार कर रही हूँ। यार, तुम हमेशा किचन में क्यों रहती हो? मुझसे बात भी नहीं करती। विकास, माँ जी को 4 टाइम अलग अलग खाना चाहिए। मैं सुबह से शाम तक किचन में हूँ। 4 टाइम? ये कब से शुरू हुआ? पिछले हफ्ते से। माँ जी का कहना है कि सोसाइटी में इज्जत का सवाल है। ये क्या बात है? रुको जरा। मम्मी, कहाँ हो आप? क्या हुआ बेटा? मम्मी, नेहा को इतना लोड क्यों दे रही हैं? वो पूरा दिन किचन में रहती है। अरे बेटा, पड़ोसी क्या कहेंगे कि कमला जी के घर सिर्फ 2 टाइम खाना बनता है? हमारी भी कोई शान है कि नहीं? मम्मी, ये सब दिखावा है। दिखावा नहीं, सोसाइटी में रेपुटेशन मेंटेन करनी पड़ती है। हद है मम्मी, मतलब कुछ भी। ज्यादा मुंह मत चला मेरे सामने। 4 टाइम का खाना अगर बना देगी तेरी बीवी तो मर नहीं जाएगी, समझे? चल जा, अपना काम कर। वहीं 1 महीने बाद नेहा किचन में काम करते करते अचानक गिर जाती है। अरे, चक्कर आ रहा है। नेहा, क्या हुआ? अरे बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही।
अरे नेहा, ये क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ भाई। इनकी तबीयत वीकनेस और स्ट्रेस की वजह से खराब हुई है। बहुत ज्यादा काम कर रही है लगता है। सुना आपने? डॉक्टर साहब, क्या करना होगा? कंप्लीट रेस्ट और कम से कम काम। अगले दिन नेहा बिस्तर पर रेस्ट कर रही है और कमला देवी किचन में 4 टाइम का खाना बना रही हैं। अब मुझे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या बनाऊं? मम्मी, ब्रेकफास्ट क्या है? बेटा, मैं पराठा बना रही हूँ। अरे बाप रे, अब लंच भी बनाना है। नेहा कितनी आसानी से सब कुछ कर देती थी। तभी शाम को शर्मा आंटी आती है। कमला जी, आज कुछ अलग स्मेल आ रही है। हाँ हाँ, वो आज नेहा बीमार है तो मैं बना रही हूँ। अच्छा, तो इवनिंग स्नैक्स क्या बनाया? वो आज सिंपल चाय बिस्किट है। अरे, आप तो कहती थी कि 4 टाइम अलग अलग। वो आज स्पेशल कुछ नहीं, बस यही है। पूरे दिन खाना बनाते बनाते रात को कमला देवी बहुत थका हुआ महसूस करती हैं। आज तो मैं बिल्कुल थक गई, पूरे दिन किचन में रही। अब पता चला कि नेहा कितना काम करती थी। हाँ, मुझे लगता था कि 4 टाइम खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज समझ आया। मम्मी, नेहा को बहुत बुरा लगता था जब आप उससे इतना सब कुछ करवाती थी। बेटा, मैंने गलती की है। सोसाइटी के सामने दिखाने के चक्कर में मैंने नेहा को परेशान कर दिया। अरे भाग्यवान, अब तो समझ जाओ, छोड़ो ये सब चोचलापन। अगले दिन नेहा कुछ बेहतर फील कर रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। सोसाइटी के सामने दिखाने के चक्कर में तेरी हेल्थ की परवाह नहीं की। माँ जी, कोई बात नहीं, बस आप समझ गई, यही बहुत है। हाँ बेटा। और वो 4 टाइम वाला ड्रामा भी बंद, अब सिर्फ 2 टाइम, वो भी सिंपल खाना। एक हफ्ते के बाद किचन में नेहा और कमला देवी साथ में काम कर रही हैं। वाह, आज तो टीम वर्क हो रहा है। हाँ बेटा। वही कुछ टाइम बाद शर्मा और वर्मा आंटी फिर घर पर आती हैं। कमला जी, आजकल 4 टाइम का खाना बंद कर दिया? हाँ, मैंने रियलाइज किया कि ये सब दिखावा था। मतलब? मैं सिर्फ आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बहू को टॉर्चर कर रही थी, ये गलत था। हैं? लेकिन कमला जी, अब हम साथ मिलकर 2 टाइम का अच्छा खाना बनाते हैं। क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। आंटी जी, चाय ले लीजिए। बेटा, तुम बहुत खुश लग रही हो आजकल। जी आंटी जी, माँ जी अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं। हाँ, अब हम टीम हैं। रात को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बात करता है। वाह, आज का खीर बहुत टेस्टी है। ये किसने बनाया? हम दोनों ने। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। नेहा, तूने मुझे सिखाया कि कुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है। क्या माँ जी? लव, प्यार, मोहब्बत और साथ मिलकर काम करना। मम्मी, अब आप सोसाइटी प्रेशर में नहीं आएंगी ना? बिल्कुल नहीं, अब मैं समझ गई हूँ कि खुशी अपने घर में होती है, दूसरों को दिखाने में नहीं। और इस तरह कमला देवी को समझ आया कि सोसाइटी के सामने दिखावा करने से अच्छा है अपने घर में खुशी रखना। जब तक हमारे ईगो हमारे फैमिली के लिए प्रॉब्लम ना बने, तब तक सब ठीक है, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है अपने परिवार की खुशी। कृष्णा, आज कॉलेज की फीस के लिए क्या करूं? हाथ में बस 200 रुपए बचे हैं। पापा, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन छोड़ दूंगा कॉलेज। नहीं बेटा, तेरी मम्मी का सपना था कि तू पढ़े लिखे। मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करूंगा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। ग्राहक भी कम आते हैं, पैसे भी नहीं बचते। कुछ तो चमत्कार कर दे प्रभु अपने इस भक्त पर। तभी उसके ढाबे पर अमित और विकास भूख से परेशान होकर आते हैं। यार, हॉस्टल का खाना खाकर तो मरने का मन करता है, पेट में दर्द हो रहा है। इससे अच्छे तो मैगी बना के खा लूं, मगर रोज रोज तो वो भी गले से नहीं उतरती। हाँ भाई, घर जाने का मन करता है, मम्मी का खाना बना याद आ रहा है। आओ बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। अंकल, हम हॉस्टल में रहते हैं, वहां का खाना अब क्या ही बताऊं आपको। खाने का अपमान होगा अगर ज्यादा बुराई की तो, लेकिन उस खाने से अच्छा मैं भूखा रह लूं। बेटा, समझ गया, घर के खाने को मिस कर रहे हो ना। चलो बैठो, कुछ खिलाता हूं तुम लोगों को। अंकल, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। पैसे की बात मत करो, पहले पेट भरो। रामदास अपने हाथों से दाल, चावल, चटनी, रोटी, अचार और सलाद सब लेकर उन्हें परोसता है। पहले कौर लेते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अंकल, हाँ, ये तो बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। बेटा, जब से मेरी पत्नी गुजरी है, मैंने उसकी रेसिपी सीखी है।
अपने बेटे कृष्णा के लिए, लेकिन अब ये प्यार तुम्हारे लिए भी है। अंकल, आपने इतना प्यार से क्यों बनाया? हम तो अजनबी हैं। अजनबी कौन होता है बेटा, भूखा पेट सबका एक ही होता है, और माँ की याद भी। पापा, इन भैया को भी मम्मी जैसा लगा खाना? हाँ बेटा, प्यार का स्वाद सभी को एक सा लगता है। वहीं अगले दिन अमित और विकास वापस उसके ढाबे पर आते हैं। अंकल, कल रात से हमने आपका खाना याद किया, क्या आप हमारे लिए लंच बॉक्स बना सकते हैं? लंच बॉक्स? पर बेटा मैं तो सिर्फ यही खाना बनाता हूँ। अंकल, हमें हॉस्टल में ले जाना है, रोज यहाँ आना मुश्किल है। ठीक है बेटा, तुम नहीं आ सकते तो मैं ही तुम लोगों को रोज खाने का डिब्बा पहुंचा दूंगा। थैंक यू अंकल, आप तो इस अनजान शहर में मेरे पिता की तरह हैं। उस दिन से उसने अपने छोटे से ढाबे से लंच बॉक्स डिलीवरी का काम शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई एक नए सफर की। पापा, मैं भी मदद करूंगा, मम्मी की तरह खाना पैक करूंगा। हाँ बेटा, साथ में करेंगे। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए, जहां ढाबा ग्राहकों से भरा हुआ है। अरे रामदास भाई, आपका लंच बॉक्स तो जादू है, हमारे ऑफिस के 25 लोग मांग रहे हैं। अरे मेरे बच्चों को भी यही खाना पसंद है, घर जैसा लगता है। देखा बेटा, मेहनत का फल मिल रहा है। पापा, आप तो रोज 200 लंच बॉक्स बना रहे हैं। अंकल, आप तो फेमस हो गए हैं, लेकिन अब वही 30 रुपए लेते हैं। बेटा, मैं कमाई करने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए ये काम करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता हर किसी को हजम नहीं होती। वहीं 1 साल बाद ही रामदास के व्यवहार में बदलाव आने लगा। हाँ, लंच चाहिए तो ऑर्डर कर दो, 50 रुपए हो गए हैं अब। पापा, आप इतने सख्त क्यों हो गए हैं? पहले तो इतना प्यार से बात करते थे। अब हम छोटे ढाबे वाले नहीं रहे कृष्णा, बड़ा बिजनेस है, थोड़ा सख्ती दिखानी पड़ती है। यार अंकल बदल गए हैं, अब वो वाली बात नहीं रही। पैसा आदमी को बदल देता है भाई, कोई नई बात नहीं है ये। चलो छोड़ो यार, चलो चलते हैं यहाँ से। कुछ दिन बाद उसके ढाबे पर सरकारी अधिकारी आते हैं। रामदास जी, ये ढाबा 15 दिन में खाली करना होगा, यहाँ मेट्रो स्टेशन बनेगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत की है। पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? यही तो सब कुछ बनाया है। हे भगवान, मैंने क्या किया? अब क्या होगा मेरा? कहाँ जाऊंगा मैं? तभी अमित और विकास दूसरे छात्रों के साथ रामदास के पास आते हैं। अंकल, हमने सुना है आपका ढाबा बंद हो रहा है, परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं। शुक्रिया बेटा, और मैं मूर्ख, मैंने तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, अब तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अंकल, आप हमारे बाप समान हैं। उस दिन जब हमने पहली बार आपका खाना खाया था तो लगा था जैसे माँ मिल गई हो। अंकल, हमने पेटिशन तैयार की है, 500 लोगों के साइन हैं। कल प्रेस को भी बुलाया है अंकल, आपका ढाबा नहीं जाने देंगे। मैं तुम लोगों के लायक नहीं हूँ बेटा, मैंने तो तुम्हें भुला दिया था। अंकल, गलती तो इंसान से होती है, आप हमारे दिल में हैं, ये कभी नहीं भूलेंगे। रामदास अंकल जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामदास अंकल जिंदाबाद। ये ढाबा नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे इतना बड़ा समर्थन। इस धरने की खबर जब ऊपर नेताजी तक गई, तब तुरंत उन्होंने इस जगह को वहीं रहने का आदेश जारी कर दिया। ठीक है रामदास, हम दूसरी जगह देखते हैं मेट्रो के लिए, तुमको अब से यहाँ हटने की जरूरत नहीं है। बेटा, आज तुमने मुझे जिंदगी वापस दे दी। अंकल, आपने हमें सिखाया था कि प्यार क्या होता है, आज हमने वही वापस किया जो आपने हमें दिया था। थैंक यू भैया, आप लोगों ने मेरे पापा की मदद की, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अंकल, एक बात कहें, आपका लंच बॉक्स सिर्फ खाना नहीं था, वो था माँ का प्यार और पिता का आशीर्वाद। और वो अब भी है बेटा, हमेशा रहेगा। बस बीच में मैं थोड़ा भटक गया था, मगर ईश्वर ने मुझे सब दिया। आज भी रामदास का ढाबा वहीं खड़ा है। अब भी वो अपने हाथों से लंच बॉक्स बनाता है और हर बॉक्स में होता है एक पिता का प्यार, एक माँ की याद। ये कहानी है प्रिया की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी शादी से पहले एक दुर्घटना में अपनी एक टांग खो दी थी। डॉक्टरों ने उसे नकली टांग लगा दी थी, लेकिन यही नकली टांग उसके ससुराल को ही तोड़ देगी, उसको मालूम नहीं था। प्रिया, आज खाने में क्या स्पेशल है? माँ जी, आपके पसंदीदा आलू की सब्जी और पूरी। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, आज तो टेस्टी सा कुछ खाने को मिलेगा। मजा आ जाएगा। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, मैं बस आंगन साफ करके फिर खाना निकाल दूंगी आपके लिए। आंगन की सफाई करते समय प्रिया का पैर फिसल गया और वो गिर गई। गिरते समय उसकी नकली टांग का हिस्सा दिख गया। हैं? ये क्या है प्रिया?
ये तुम्हारी टांग? माँ जी वो मैं ये मेरी टांग। साफ साफ बताओ, तुम्हारी असली टांग नहीं है ना ये नकली टांग है ना? पहले से टांगे तुम्हारी टूटी हुई। जी माँ जी, एक्सीडेंट में मेरा पैर काटना पड़ा, जिस वजह से नकली टांग लगानी पड़े और मैं इसको छुपा के घूमती हूँ। मुझे लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है। हे भगवान, मेरे साथ क्यों? राम जी उठा ले मुझे। ऐसी अपंग बहू से तो बेहतर था कि मेरा बेटा कुंवारा ही रह जाता। इसके पूरे खानदान वालों ने अच्छा बेवकूफ बनाया हम लोगों को, हमें तो लूट लिया। अगले दिन सुनीता जी ने पूरे मोहल्ले की औरतों को बुलाया और चिल्ला चिल्ला के प्रिया और उसके पूरे परिवार वालों को कोसना शुरू कर दिया। अरे देखो दुनिया वालों, इस धोखेबाज लड़की ने क्या किया। नकली टांग छुपाकर इसके घर वालों ने मेरे बेटे से शादी करवा दी और अपनी बेटी को मेरे मत्थे डाल दिया। धोखा हुआ है हमारे साथ, फ्रॉड हुआ है, ये सब धोखेबाज है। कोई तो हमें बताओ, हम क्या करें? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे कैसी चालाक निकली तुम्हारी बहू, इसका तो पूरा खानदान ही चालाक है। सुनीता जी, हमें तो लगता था बहू बहुत सीधी है, लेकिन नहीं, इन्होंने तो आपको बेवकूफ बना दिया। अब क्या होगा? भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ, ऐसी औरत को घर में रखना पाप है। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। अब क्या करोगी सुनीता जी? अब तो शादी भी हो गई है। वापस भेज दूंगी जहाँ से आई है। राहुल से कहूंगी तलाक दे दे से। मैं इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त करूंगी इस एक टांग की बहू को। उसके बाद सुनीता जी ने प्रिया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सुन करमजली कलमुही, आज से तू नीचे वाले कमरे में सोएगी। राहुल के साथ एक कमरे में रहने का हक तेरा नहीं है। साथ रहेगी तो अपना काला साया मेरे बेटे पर भी डाल देगी। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो। अब प्लीज कर रही है? झूठ बोलते समय शर्म नहीं आई जो मुंह उठा के बोल रही है? और पता नहीं क्या क्या छुपा रखा है हमसे। पता चला कुछ दिनों में और भी कांड सामने आएंगे। सुनीता जी ने प्रिया के सारे कपड़े अलमारी से निकालकर सब बाहर फेंक दिए। ये ले अपना सामान, और हाँ, अब से तू खाना सबके बाद खाएगी, हमारे साथ बैठ के नहीं। पता नहीं कहीं तेरी मनहूस छाया हम पर ना पड़ जाए। माँ जी, मैं भी एक इंसान हूँ माँ जी। इंसान? अरे आधी इंसान है तू, नकली पैर वाली लड़की है। माँ ये क्या हो रहा है? पड़ोसी कह रहे हैं आपने प्रिया की बेइज्जती की। हाँ की, और तेरे सामने भी कर रही हूँ। इस धोखेबाज को घर से निकाल अभी के अभी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ प्रिया ने कोई गलती नहीं की, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार? एक अपंग से प्यार? मेरे जिंदा रहते इस घर में नहीं रह सकती ये। तो फिर मैं भी जा रहा हूँ। प्रिया चलो यहाँ से। हाँ हाँ जा जा, तू भी जा, मुझे छोड़ के जा। इस अपंग के साथ जा, अकेला छोड़ दे मुझे। मैंने तुझे पैदा किया और तू इस एक टांग वाली के साथ मुझे छोड़कर जाना चाहता है। जा जा जा, देखूंगी मैं तू कहाँ जाएगा। नहीं राहुल जी, ये आपका घर है, आप भला यहाँ से क्यों जाएंगे? इतना कहकर प्रिया भाग के अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके अकेली बैठकर रोने लगी और खुद से ही बोली, हे भगवान, क्यों दिया आपने मेरे जीवन में ये दुख? क्या मैं सच में इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा प्यार, मेरी मेहनत सब झूठ है? भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। तभी प्रिया ने अपनी नकली टांग को देखा और गुस्से में उसे निकालकर फेंकने की कोशिश की। तू ही तो मेरी जिंदगी की दुश्मन है, तेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। तुझे मैं फेंक दूंगी उठा के। तभी राहुल कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर आया और प्रिया को इस हालत में देखकर गले से लगा लिया। राहुल, मैं जानती हूँ तुम भी गुस्सा हो, ठीक है, आप मुझे तलाक दे दीजिए। तुमसे गुस्सा क्यों? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम गुस्सा नहीं हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुमको भी तो लगा होगा कि मैंने धोखा दिया। प्रिया मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हारे पास 2 टांगे हैं या एक। मैंने तुमसे पूरे दिल से प्यार किया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ इस जन्म में कभी नहीं छोड़ूंगा। खबरदार आगे से तलाक जैसा कोई शब्द भी निकाला तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा तुमसे। राहुल के इन शब्दों से प्रिया को नई ताकत मिली, मानो उसको एक नई उम्मीद मिली हो जीने की। और सुनो, कल मैं माँ से बात करूंगा, उनका व्यवहार गलत है। अगली सुबह एक हलचल लेकर आई। अचानक सुनीता जी सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई और उनके सिर पर गहरी चोट लगी। वो बेहोश हो गई और उनके सिर से खून की मानो धारा बह रही हो। माँ जी, ये क्या हुआ आपको? उठिए माँ जी। अरे माँ जी आंखें खोलिए,
मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। प्रिया ने अपनी तकलीफ भूलकर सुनीता जी को गोद में उठाया। उसकी नकली टांग में दर्द हो रहा था, लेकिन वो परवाह नहीं कर रही थी। खून रोकने के लिए उसने अपनी साड़ी फाड़ी। माँ जी प्लीज होश में आइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, अभी भी खतरा है। प्रिया ने अपनी नकली टांग की परवाह न करते हुए एम्बुलेंस तक सुनीता जी को संभाला और हॉस्पिटल में पूरी रात उनकी सेवा की। माँ जी, आप ठीक हो जाइए, मैं वादा करती हूँ आपके ठीक होते मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप बस आँख खोल दीजिए एक बार। प्रिया, तू यहाँ है? माँ जी, थैंक गॉड आप ठीक हैं। डॉक्टर कह रहे थे अगर देर हो जाती तो। तूने मेरी जान बचाई प्रिया। आप मेरी माँ हैं, माँ को बचाना बेटी का तो फर्ज होता है ना। लेकिन मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुझे अपंग कहा, बेइज्जत किया, फिर भी तू। माँ जी, जब आप बेहोश थी तो मुझे लगा कि मेरी असली माँ पड़ी हुई है, मैं आपको तकलीफ में कैसे देख सकती थी। प्रिया बेटा, मैं कितनी गलत थी, तू तो सच में एक माँ का दिल रखती है। माँ जी, बस अब आप ठीक हो जाइए, बाकी सब भूल जाइए। तू मेरी सच्ची बेटी है, नकली टांग क्या चीज है, तेरा दिल तो सोने का है। माँ, प्रिया सब ठीक तो है ना? बेटा, प्रिया ने मेरी जान बचाई है, मैं इसका ये एहसान कैसे उतारूंगी। नहीं माँ जी, आप बस ठीक होके जल्दी घर आ जाइए और ऐसी बातें मत करिए, जो बीत गया उसको भूल जाइए। हाँ प्रिया, अब हम एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। तो अब सास बहू का मिलन हो गया हो तो घर चले अब। उस दिन सुनीता जी को समझ आया कि इंसानियत शरीर में नहीं, दिल में होती है। प्रिया का प्रेम और त्याग देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हमेशा के लिए बदल गई और परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगा। गरीब श्याम एक कच्ची झोपड़ी में अपनी माँ, पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। जन्माष्टमी से एक दिन पहले माँ बेटे बाजार में जन्माष्टमी की रौनक को देख रहे थे, जहाँ आसपास जन्माष्टमी की अनेक तरह की वस्तुएं बिक रही थीं। ये देख राधिका का बेटा बोला, माँ मुझे बांसुरी चाहिए, माँ मुझे बांसुरी चाहिए, माँ मेरे दोस्त ने भी खरीदी है, मुझे भी चाहिए माँ। बेटा, जब तुम्हारे पापा पैसे लाएंगे तब ले लेना। माँ, पापा से रोज पैसे मांगता हूँ पर वो नहीं देते। अच्छा तो काना वाला माखन मिश्री ही कल बना देना, कल जन्माष्टमी पर मैं वही खाऊंगा। हे लड्डू गोपाल, आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप जानते हैं कि हम कितने गरीब हैं, पता नहीं कल हम कैसे जन्माष्टमी मना पाएंगे। पिछली बार भी नहीं मना पाए थे। माँ और बेटे दोनों घर पहुँचते हैं तो सास गोमती उनका उदास चेहरा देखकर सब कुछ समझ जाती है। बहू, तुझे कल की फिक्र हो रही है ना कि हम जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे, पर तू कान्हा जी पर भरोसा रख, सब हो जाएगा। अम्मा, इससे भी बड़ी परेशानी ये है कि कल हम जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखेंगे। उनको भोग चढ़ाने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। आप दोनों ऐसे परेशान मत रहिए, आप जन्माष्टमी का व्रत रख लेना, शायद मैं शाम तक पैसे ले आऊं। ठीक है बेटा। राधिका बहू, आज का खाना बनाने के बाद आटा तो खत्म हो गया होगा ना? चल कोई बात नहीं, अब खाना जो बन गया है उसे लगा दे। जी अम्मा। तभी सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सास बहू मिलकर घर की सफाई करती हैं। आज घर में कोई राशन नहीं था, पर कृष्णा जी के लिए मन में अटूट श्रद्धा थी। तब सास प्रार्थना करते हुए कहती है, हे कान्हा, इस बार घर में कुछ भी नहीं है तेरा भोग बनाने को, लेकिन तू तो मन की भावना समझता है ना लाला। अम्मा, कल ही श्याम जी बोले थे कि काम नहीं मिला, पैसे भी नहीं हैं, पर व्रत तो रखना ही है। मेरा मन नहीं मानता बिना व्रत के। बिल्कुल राधिका बहू, व्रत तो हमारी आस्था है, चाहे भूखा रहना पड़े पर व्रत तो हम पूरा करेंगे। माँ, दादी, क्या इस बार भी कान्हा को वो पेड़ा नहीं मिलेगा जो तुम बनाती थी हर बार? ये सुनकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। भले हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सच्ची श्रद्धा भक्ति से आज हम जन्माष्टमी मना कर ही रहेंगे और व्रत भी पूरा करेंगे। अम्मा, मैं पड़ोसन से थोड़ा सा आटा मांग लाती हूँ, बस 2 रोटी बन जाए वही चढ़ा देंगे। और मैं मंदिर के बाहर की बेल से तुलसी पत्ता तोड़ लाती हूँ। तुलसी बिना तो कान्हा अधूरे लगते हैं, और घर में बचे थोड़े से गुड़ और रोटी से
कान्हा को भोग लगा देंगे। तब राधिका पड़ोसन से आटा मांग लाती है और चूल्हे पर रोटी पका देती है। वहीं सास भी तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेती है। सूरज ढलने के बाद पति श्याम थका हारा खाली हाथ लौटता है। माँ, राधिका, आज भी कोई काम नहीं मिला। मैंने उधारी पर दोस्त से रिक्शा लिया, पर कोई बोनी नहीं हुई। मुझे माफ कर दो, आप दोनों का व्रत खोलने लायक भी कुछ नहीं जुटा पाया। कोई बात नहीं श्याम जी, आज का दिन भगवान का है। पेट तो भर ही जाता है जैसे तैसे। आज तो दिल से हम पूजा करेंगे, लेकिन कान्हा जी का श्रृंगार करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे रुक, मैं संदूक में देखती हूँ, कुछ तो मिल जाएगा। गोमती जैसे ही संदूक को खोलती है तो संदूक में पुरानी कान्हा जी की मूर्ति और कुछ कतरन देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरे राधिका बहू, ये देख, मुझे कान्हा जी की मूर्ति मिली। ये श्याम के पैदा होने पर मैंने खास खरीदी थी। देखा, लड्डू गोपाल ने हमारी सुन ली और मूर्ति और उनके श्रृंगार के कपड़े दोनों का ही इंतजाम हो गया है। अरे वाह अम्मा, आज तो हम इन्हीं कान्हा जी को विराजेंगे। अच्छा हुआ हमें मूर्ति नहीं खरीदनी पड़ी। फिर राधिका कान्हा जी के सुंदर से पोशाक बनाकर कान्हा जी को नहलाती है और नए कपड़ों में मंदिर में उन्हें स्थापित कर देती है। फिर गोमती एक मिट्टी के दिए में थोड़ा सा तेल डालकर दीप जलाती है। सुबह से लेकर शाम तक सास बहू भूखे थे, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। इतने में लाइट चली जाती है, पर आस्था के दिए से घर में थोड़ा उजाला अभी भी बाकी था। अरे दादी, मम्मी, लाइट तो चली गई, अब क्या होगा? हम कान्हा जी की पूजा कैसे करेंगे? कोई बात नहीं छोटू, मन में कान्हा जी का उजाला तो है ही। हम साथ मिलकर भजन करते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे कान्हा, हे नंद गोपाल, आप तो हमारी विषम परिस्थिति को जानते हैं। घर में कुछ नहीं है, इसीलिए हमसे जितना हो पाया उसे स्वीकार कीजिए। इस 2 सूखी रोटी और गुड़ के टुकड़े को ग्रहण कीजिए। हे लड्डू गोपाल, आज यही भोग है, पर जो है वो मन से है, इसे स्वीकार कर लेना। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इतनी रात को कौन हो सकता है? श्याम दरवाजा खोलता है तो एक साधु बाबा मुस्कुरा रहे होते हैं। बेटा, आज जन्माष्टमी है, कुछ भोग मिलेगा? बहुत भूख लगी है। बाबा, हमारे पास बहुत कुछ तो नहीं है, बस ये 2 रोटियां और गुड़ का टुकड़ा है। जितनी श्रद्धा उतनी ही बड़ी भक्ति, यही मेरे लिए अमृत है माई, तुम चिंता मत करो। साधु भोग ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। माँ, वो बाबा के जाने के बाद देखो तो बाहर कुछ रखा है। क्या है वो? तभी सब बाहर जाते हैं। एक टोकरी रखी है जिसमें दूध, फल, मिठाई और कुछ पैसे होते हैं। साथ में भगवान कृष्ण की बांसुरी और मोर पंख भी। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है राधिका बहू? देख, लड्डू गोपाल ने स्वयं हमारे लिए ये सब भेजा है। मुझे तो यकीन नहीं होता। ये तो चमत्कार हो गया अम्मा। कान्हा ने हमारी सच्ची भक्ति सुन ली अम्मा। इस अंधेरी कच्ची कुटिया में उजाला हो गया। हे कान्हा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हमें दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लड्डू गोपाल। अम्मा, कान्हा जी ने जन्माष्टमी पर हमारा व्रत पूरा कराने के लिए हमें फल और खाने के लिए ये सब दे दिया। हाँ बहू, हमारी सच्ची निष्ठा से जन्माष्टमी का व्रत संपूर्ण हुआ। तो जोर से बोलो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब सास बहू उस टोकरी में से थोड़े फल निकालकर कान्हा जी के पास रखती हैं और वो सब भी वही खाकर अपना पेट भरते हैं और पैसों से जन्माष्टमी में मेला देखने जाते हैं। इस तरह सास बहू के कठोर जन्माष्टमी के व्रत से घर के भाग्य खुल जाते हैं और शाम को नौकरी भी मिल जाती है। दर्शकों, जिसके घर ना हो धन, ना हो वैभव, पर अगर दिल में भक्ति हो तो कृष्णा स्वयं आते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहती थी सुमित्रा। ना तो उसका मायका अमीर था, ना ही ससुराल,
लेकिन अपनी गरीबी को भी उसने भगवान का प्रसाद समझ के अपना लिया था, क्योंकि उसके दिल में बसे थे गणपति बप्पा। वो हर साल गणेश चतुर्थी पर चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, वो बप्पा के लिए उनके मनपसंद मोदक जरूर बनाती थी। पर इस बार हालात कुछ और ही थे। अरे देवा, बप्पा इस बार कैसे करूं आपकी पूजा? ना तो घर में चावल है, ना आटा, और गणेश चतुर्थी कल है। पर घर में ना खाने को अनाज है, ना पहनने को नए कपड़े। सुमित्रा, आज भी काम नहीं मिला। पूरे शहर में कोई काम ही नहीं है। बस इस बार नए कपड़े और पूजा का सामान कहाँ से आएगा? चला काहे ना आए, कोई बात नहीं, बप्पा का भरोसा है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पर कल गणेश चतुर्थी है। तुम हर साल बप्पा के लिए मोदक बनाती हो, इस बार कैसे? बप्पा जानते हैं हमारी मजबूरी, वो नाराज नहीं होंगे, बस उनसे प्रार्थना करती रहूंगी। बहू, कल गणेश चतुर्थी है। हर साल जो तुम बहुत धूमधाम से पूजा करती हो, इस बार क्या तैयारी है? माँ जी, इस बार शायद शादी की शादी ही पूजा हो पाएगी। बप्पा के लिए बहुत ज्यादा इंतजाम तो नहीं हो पाएगा। बेटी, भगवान भाव देखते हैं, पैसा नहीं। तुम्हारी श्रद्धा ही बप्पा को खुश कर देगी। माँ जी, मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगी। बप्पा ने कभी मुझे निराश नहीं किया। रात भर सुमित्रा ने बप्पा से प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अटूट विश्वास था कि सब अच्छे से होगा। बप्पा, आज आपका दिन है। मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस मेरा प्यार और श्रद्धा है। सुमित्रा, देख तो, कल मैंने 2 साड़ियाँ खरीदी थी, एक तेरे लिए भी ली है। देख कैसी है। अरे रीता, पर मैं... अरे कुछ नहीं, आज गणेश चतुर्थी है। बप्पा खुश होंगे देखकर कि तू नई साड़ी पहनकर उनकी पूजा कर रही है। बप्पा, आपने मेरी सुन ली। जैसे सुमित्रा ने पूजा शुरू की, एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। बहन जी, सुना है आप बहुत अच्छे मोदक बनाती हैं, क्या आप हमारे लिए बना सकती हैं? पैसे पहले दे रही हूँ। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? रीता जी ने बताया था, 500 रुपए में 2 किलो मोदक चाहिए। अरे देवा रे देवा, एक आय चला है, क्या चल रहा है ये? 1 घंटे में ही 3 और ऑर्डर आ गए। सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। सुमित्रा, बाजार में सबके मुंह पर तेरे मोदक की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि तेरे हाथ में जादू है। जादू नहीं जी, बप्पा का आशीर्वाद है। बहू, आज तक तूने घर से बाहर कदम नहीं रखा था काम के लिए, आज बप्पा ने तेरे घर में ही काम भेज दिया। बप्पा, आपने सच में कमाल कर दिया। सुबह घर में एक दाना नहीं था, पहनने को नए कपड़े नहीं थे, मगर अब देखिए। सुमित्रा, आज तूने जितना कमाया है, मैं महीने में भी नहीं कमा पाता। हे सर्व बापा जी कृपा है। हाँ, ये सब बप्पा की कृपा है। मैंने तो सिर्फ उनसे प्रार्थना की थी। सुमित्रा, कल मेरी बहन की शादी है, क्या तू 5 किलो मोदक बना सकती है? और हाँ, मेरी एक सहेली ने भी बोला है कि वो हर महीने तुझसे मिठाई मंगवाना चाहती है। काहे? हाँ, हर महीने? हाँ, उसका एक छोटा रेस्टोरेंट है। वो कहती है कि तेरे हाथ की मिठाई में कुछ खास बात है। हे बप्पा, आप तो मुझे बिजनेस वुमन बना रहे हैं। उस दिन के बाद सुमित्रा के घर रोज ऑर्डर आने लगे। वो घर बैठे बैठे एक सफल व्यवसायी बन गई। बप्पा, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुमित्रा, आज मुझे समझ आया कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और हाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। OMG, इतनी सुंदर ड्रेस, ये तो डिजाइनर लग रही है। मेरे लिए नहीं, पड़ोस के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही ली है। कब से मन था ये देने का, मगर साथ हालात नहीं थे। लेकिन अब बप्पा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे कीमती ड्रेस लाकर दे सकता हूँ। थैंक यू माय लवली हस्बैंड जी, एंड थैंक यू बप्पा। जब तक मेरी सांस चलेगी, बप्पा की भक्ति करती रहूंगी। उन्होंने मुझे वो सब दिया है जिसका मैंने सपना भी नहीं देखा था। जय हो देवा, देवा रे देवा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बस प्रभु, ऐसे ही कृपा हम पर अपनी बनाए रखना। आहो देवा, अगले बरस भी जल्दी आना, आपका इंतजार रहेगा। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। गणेश भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बप्पा अपने सच्चे भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी एक अवसर बनकर, कभी नई राह दिखाकर। जरूरत है तो बस अटूट श्रद्धा और धैर्य की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सिल देती हूँ। बेटी, रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा परेशान काहे होते हैं? आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप? ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो, ऑटो, अरे ऑटो ले भैया, रुको तो। भैया जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी, तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी, मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी। तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए, लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता, ये सोच के मैंने मदद की। बेटी, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है, तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती। सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी, जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है, और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है। धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो, आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। बेटी, तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी, तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है। माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है। हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा,
तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है। माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था, अब हमारे पास प्यार भी है, खुशी भी है और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है। यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है। सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं, भगवान उन्हें और भी देता है। कहते हैं ना कि रिश्ते कभी कभी धागे की तरह होते हैं, कभी उलझ जाते हैं, कभी सुलझ जाते हैं। आज की कहानी है एक दर्जी बहू की, जिसने अपनी सास के लिए एक नीला सूट सिला। पर क्या आप जानते हैं कि इस एक सूट ने कैसे पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया? अरे हाय राम, ये क्या बनाया है तूने? कैसा लग रहा है? मैंने रात भर जाग कर बनाया है। हाँ हाँ, दिख रहा है। लगता है जैसे बोरे का कवर सील दिया हो। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ बेटी, ये सूट तो मुझे फिट ही नहीं आएगा। तू कितना कपड़ा बचाने की कोशिश कर रही थी, हैं? मम्मी जी, मैंने आपकी साइज के हिसाब से ही बनाया है। मेरी साइज? अरे मैं हाथी हूँ क्या? इतना टाइट क्यों बनाया है? टाइट? ये तो लूज है, आजकल का फैशन है। फैशन? मैं कोई हीरोइन लग रही हूँ तुझे? मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने। तो फिर आपने कहा ही क्यों था कि मैं आपके लिए सूट बनाऊं? मैंने कहा था बनाने को, लेकिन ऐसा टेंट जैसा सूट बना दिया है, ये नहीं कहा था। और यहीं से शुरू हुई साल की सबसे बड़ी जंग। एक तरफ दर्जी बहू, दूसरी तरफ नकचड़ी सास, बीच में फंसा बेचारा राहुल। राहुल ऑफिस से घर आया ही था। अरे क्या हो रहा है यहाँ? आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। राहुल बेटा, देख तेरी पत्नी ने क्या बनाया है मेरे लिए। देखिए ना, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है और मम्मी जी को पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे रुको रुको, पहले मुझे तो देखने दो सूट। वाह प्रिया, बहुत अच्छा बनाया है। और मम्मी, आप भी कितनी अच्छी लगेंगी इसमें। तू सच कह रहा है बेटा? देखा मम्मी जी? लेकिन एक बात है मम्मी, आप एक बार पहनकर तो देखिए। नहीं पहनना मुझे ये टेंट। टेंट? अब तो हद हो गई। अरे यार, तुम दोनों रुको। मम्मी आप पहनिए। प्रिया, तुम भी अपने गुस्से पर काबू रखो। राहुल की कोशिशों के बावजूद भी स्थिति और भी बिगड़ रही थी। सास बहू की नोक झोंक अब तूफान का रूप ले रही थी। और सुन, अगली बार ना मेरे लिए कुछ मत बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी मेहनत किसी और पे लगाऊंगी। आपके लिए मैं कुछ भी नहीं सिलूंगी। हाँ हाँ, जाकर बाजार से सिलवा लूंगी। बहुत अच्छा, आपको मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? एक सूट के लिए इतनी लड़ाई। तू अपनी बीवी को समझा। आप अपनी मम्मी को बोलिए। हाय भगवान, मैं क्या करूं? रात भर राहुल ने सोचा और एक शानदार प्लान बनाया। आखिर एक अच्छे पति और बेटे का फर्ज भी तो होता है। राहुल दोनों को अलग अलग बुलाता है। मम्मी एक बात बताइए, प्रिया कितनी मेहनत करती है आपके लिए? हाँ, वो तो अच्छी है बेटी। और प्रिया तुम बताओ, मम्मी कितना प्यार करती हैं तुमसे? हाँ, वो तो बहुत प्यार करती हैं। तो फिर एक छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई क्यों? देखिए, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। और अब वो पल आया है जब सच्चाई सामने आने वाली थी। मम्मी, प्रिया ने पूरी रात जागकर आपके लिए सूट बनाया। उसने आपकी हर पसंद का ख्याल रखा। मैंने तो बस और प्रिया, मम्मी का इंटेंशन बुरा नहीं था, वो बस परफेक्ट चाहती थी।
मुझे लगा मम्मी जी को मेरा काम पसंद नहीं आया। अरे नहीं बेटी, मुझे लगा तूने जल्दबाजी में बनाया है। और यहीं पर वो जादू हुआ जिसका इंतजार था। दो दिलों के बीच पुल बनने वाला था। मम्मी जी, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। अरे मेरी बच्ची, मैं तो बस डर गई थी कि कहीं सूट फिट ना आए। अगर फिट नहीं आता तो मैं फिर से बना देती ना। और मैं तेरी मेहनत को समझ ही नहीं पाई। अब ये हुई ना बात। कभी कभी छोटी सी गलतफहमी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है, पर जब प्यार सच्चा हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। चल बेटी, मैं इस सूट को पहन कर देखती हूँ। जी मम्मी जी, और अगर कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो बता देना। वाह मम्मी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। सच में प्रिया, तूने तो कमाल कर दिया है। और मम्मी जी, आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी मेहनत की कद्र नहीं की। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे भी समझना चाहिए था। और इस तरह वो नीला सूट जो कल तक लड़ाई की वजह था, आज प्यार का कारण बन गया। अब तो मेरा घर फिर से जन्नत लग रहा है। और राहुल, तेरी बीवी तो उस्ताद दर्जी निकली। मम्मी जी, अब आप मुझसे जो भी बनवाना हो बेझिझक कहिएगा। अरे हाँ, मुझे एक लाल साड़ी भी चाहिए, समझी? पक्का मम्मी जी, लेकिन इस बार आप ट्राई करके बताइएगा कि कैसी चाहिए। और मैं दोनों के बीच रेफरी का काम करूंगा। अरे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि घर में प्यार हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। आज के इस किस्से से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में समझदारी और धैर्य सबसे जरूरी है। एक छोटी सी बात भी प्यार से सुलझाई जा सकती है। दिल्ली की एक छोटी सी झुग्गी में रहता था 12 साल का अर्जुन। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपना फटा सा बोरा लेकर सड़कों पर निकल जाता था कूड़ा बीनने के लिए, लेकिन उसके छोटे से दिल में बड़े सपने थे। अर्जुन बेटा, खाना खा के जाना। माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आज ज्यादा कूड़ा मिलेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। बेटा, तू तो कहता था ना कि बड़ा होकर फौजी बनेगा, देश की सेवा करेगा। हाँ माँ, जरूर बनूंगा। ये काम तो बस कुछ दिन का है माँ। जब तक पापा का इलाज चल रहा है, मैं घर चलाऊंगा। अर्जुन के पिता पिछले साल से बिस्तर पर थे। घर की जिम्मेदारी इस छोटे से कंधों पर आ गई थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। माँ, जब पापा काम करते थे तो कहते थे ना, घर का मर्द कभी हार नहीं मानता। अब मैं घर का मर्द हूं माँ। बेटा, तू तो सपने देखता था ना फौजी बनने के, अब देख क्या हालत हो गई हमारी। माँ, ये सब अस्थाई है। मैं तिरंगा जरूर फहराऊंगा एक दिन, बस थोड़ा इंतजार कर। अर्जुन बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पापा, आप बस ठीक हो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आपने सिखाया है ना, हिम्मत वाले हार नहीं मानते। सड़क पर कड़ी दोपहरी के बीच अर्जुन की नजर सामने पड़ती है। एक ऑफिस के अंदर लहरा रहे तिरंगे पर उसने मन ही मन में बोला, एक दिन मैं भी उस तिरंगे को छूऊंगा, उसको सामने से सलामी दूंगा, जैसे टीवी में फौजी अंकल को मैंने करते देखा है। अरे कूड़े वाले, तू फौजी बनेगा? बड़ा आया। हंस ले भाई, एक दिन तेरा भी सलाम लूंगा मैं। अरे अर्जुन, तू रोज यहाँ से गुजरता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। अरे इतनी मुसीबत में भी हिम्मत कैसे रखता है? अंकल, माँ कहती है कि भगवान उसी की मदद करता है जो हिम्मत रखता है। तभी अचानक वहीं पास में कुछ गुंडे एक आदमी को चाकू दिखा के डरा रहे थे। तू बहुत कुछ जान गया है, अब तुझे हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। भाई, मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अरे बहुत होशियार बनता है, मगर अफसोस अब कुछ बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। अरे ये लोग इस अंकल को क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे कुछ करना होगा। अरे छोड़ो उनको, नहीं तो मैं इसी झाड़ू से तुम सबको पीट पीट के तुम्हारा भरता बना दूंगा। अर्जुन की बात सुन के सारे गुंडे उसकी तरफ बढ़े। तभी पुलिस आके उन्हें पकड़ के जेल ले गई। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुमने पुलिस को कब बुलाया? अरे अंकल, वो जब मैंने देखा कि वो आपको जान से मारने वाले थे, तभी मैंने डायल 100 पर शिकायत कर दी थी। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने तो। वैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अंकल, माँ कहती है
अगर किसी की मदद कर सको तो जरूर करो, भगवान खुश होता है, और जब भगवान खुश होता है तो वो आपकी जिंदगी को आसान कर देता है। वाह बेटे, तुम्हारा नाम क्या है और ये तुम क्या कर रहे थे यहाँ? जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं कूड़ा बीनने का काम करता हूँ। इतनी छोटी उम्र में ये काम? घर में कौन है तुम्हारे? माँ और पापा हैं। पापा बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। माँ भी काम करती है लेकिन कम पड़ जाता है। आह, बेटा तुम जानते हो तुमने आज क्या किया है? तुमने एक पुलिस अधिकारी की जान बचाई है। आप पुलिस हैं? सच में? हाँ बेटा, और तुम्हारी इस हिम्मत की वजह से कई और लोगों की जान बच सकती है। वाह, मैंने सच में पुलिस अंकल की मदद की। माँ को बताऊंगा तो कितनी खुश होंगी। बेटा तुम्हारे अंदर एक सच्चे फौजी वाली आत्मा है। कुछ दिन बाद अर्जुन के घर वो पुलिस अधिकारी डीएम के साथ उसके परिवार से मिलने आते हैं। नमस्ते, आप ही अर्जुन की माँ हैं? जी हाँ, कोई गलती हुई है क्या हमारे बेटे से? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपका बेटा एक हीरो है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। अर्जुन बेटा, तुमने जो काम किया है वो बहुत बड़ी बात है। साहब, मैंने तो बस अंकल की मदद की थी। साहब, मेरे बेटे ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? उसे माफ कर दीजिए, छोटा है, बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, ऐसा है नहीं वो। बिल्कुल नहीं माता जी। उल्टा आपके बेटे को 15 अगस्त के दिन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साहब, साहब, सच में मेरे बेटे को पुरस्कार मिलेगा साहब? जी हाँ, और इसके साथ ही अर्जुन की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। माँ, अब मैं पढ़ूंगा और सच में फौजी बनूंगा। पापा को दवाई भी मिलेगी। माँ, बेटा तुम पहले से ही एक सच्चे फौजी हो, अब बस इसे दुनिया के सामने दिखाना है। 15 अगस्त के दिन डीएम साहब अर्जुन को सम्मान देने के लिए बुलाते हैं। आज हम एक ऐसे बालक को सम्मानित कर रहे हैं जिसने सिखाया है कि वीरता का रिश्ता उम्र या गरीबी से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से है। हे भगवान, काश पापा यहाँ होते, देख पाते कि उनका बेटा आज तिरंगे के सामने खड़ा है। अर्जुन, मेरा शेर बेटा, आज तेरी माँ का सीना गर्व से फूला जा रहा है। अर्जुन, आओ आगे। साहब, मैं गरीब का बच्चा हूँ। क्या सच में मैं इस मेडल के लायक हूँ? हाँ बेटा, तुम हमारे हीरो हो। मैं अर्जुन, एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा, आज यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं पढ़ लिख कर एक दिन सच में फौजी बनूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। मुझे अपने देश पर गर्व है और मैं अपने देश को गौरवान्वित कराने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। मेरा बेटा, मेरा हीरो, मेरा अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन ने हमें सिखाया है कि हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस दिल में देश के लिए प्रेम होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, इस तिरंगे की इज्जत रखूंगा, इस तिरंगे का मान रखूंगा, इस तिरंगे की शान रखूंगा, और जरूरत पड़ी तो इस देश के वास्ते मैं अपनी जान भी दे दूंगा। माँ, अब मैं कूड़ा नहीं बीनूंगा, पढ़ाई करूंगा और बड़ा अधिकारी बनूंगा। अर्जुन, मुझे तुझ पर गर्व है। धन्यवाद मेरे देश, तुमने मुझे दिखाया कि गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि हिम्मत ना होना शर्म की बात है। और इस तरह एक गरीब बालक एक सफल आईपीएस अधिकारी बना और हर 15 अगस्त वो उन बच्चों को प्रेरणा देता है जो कभी उसकी तरह सपने देखते थे। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते। अर्जुन ने सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हौसले से होती है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक चुनौती है जो हमें और भी मजबूत बनाती है।